हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर 2.0 में। दोस्तों, ये हमारा आज दूसरा दिन है प्रैक्टिस का। दोस्तों, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम के जो कुछ लास्ट दिन बचे हैं, इसमें आपको रोज़ डेली MCQ क्वेश्चन बेस मिलेंगे, जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में ऊर्जा का एकमात्र साधन है। तो विश्व में ऊर्जा का एकमात्र साधन है, तो क्या साधन है? रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, विश्व में जो ऊर्जा का एकमात्र साधन है वो हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है? विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा का एकमात्र साधन है। अगला क्वेश्चन, एक संपूर्ण उर्वरक में निम्न में कौन कौन से तत्व होते हैं? कोई संपूर्ण जब उर्वरक होता है तो उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास, और नाइट्रोजन एवं फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं पोटेशियम। तो कौन कौन से? तो जो संपूर्ण उर्वरक होता है तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों पाए जाते हैं। संपूर्ण वही होगा जब हमारे प्राथमिक तत्व पाए जाएंगे, मेन तत्व जब तीनों पाएंगे। NPK, जिसमें NPK तीनों पाए जाते हैं, वही हमारे संपूर्ण उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अब आप कमेंट करके बताने कि हमारे जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन, डाई अमोनियम फास्फेट में कितनी प्रतिशत फास्फोरस होती है? जो डाई अमोनियम फास्फेट है तो उसमें कितनी प्रतिशत फास्फोरस होती है? 74%, 56%, 46%, 46%, 74%, 56%, 60% या 46%। तो डाई अमोनियम फास्फेट में जो फास्फोरस पाई जाती है वो कितनी? 46% पाई जाती है। कितनी? 46% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गेहूँ अधिक देर से बोया जा सकता है? जो निम्नलिखित में कौन सा गेहूँ अधिक देर से बोया जा सकता है? C28, 281, K65, K63 या C273। तो कौन सा गेहूँ है दोस्तों जो देर बुआई से बोया जा सकता है? तो K63 को गेहूँ होता है, तो उससे हम देर बुआई से बो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गेहूँ के बीज का रासायनिक उपचार किया जाता है? कौन से गेहूँ का जो गेहूँ होता है उसके बीज का रासायनिक उपचार किया जाता है? तो DDT से किया जाता है, कंपोस्ट खाद, पारा या थीरम। दोस्तों, जो रासायनिक उपचार किया जाता है वो किससे? थीरम से किया जाता है। किससे किया जाता है? थीरम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जो प्रति हेक्टेयर की दृष्टि देखा जाए तो उपज में धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से वो पंजाब में होता है। कहाँ होता है? पंजाब में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पौधों को पोटेशियम प्राप्त होता है? तो ऑक्साइडों से, सोडियम नाइट्रेट से, जैविक पदार्थों से, सल्फेट से। तो जो पौधों को पोटेशियम प्राप्त होता है वो होता है जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। किससे होता है? जैविक पदार्थों से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है? निम्न में से कौन सा उर्वरक है जिसमें एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या यूरिया। तो जो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है वो यूरिया। तो यूरिया में एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने प्रतिशत पोटाश होती है? MOP जो होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो पोटाश होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 40, 50, 60, 70। तो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है तो उसमें पोटाश की मात्रा होती है 60%। कितनी? 60%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक तत्व नहीं है? तो प्राथमिक तत्व कौन सा नहीं है निम्न? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो निम्न प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। कौन? ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, आप बताना कि जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो कितने हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, धान के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो धान में से निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चिकनी दोमट, मटियार, ऊसर।
तो जो धान के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट उपयुक्त रहती है धान के लिए, चिकनी दोमट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दवा में धान में उत्पन्न खरपतवार को बढ़ने से रोका जा सकता है? तो किस दवा से धान में जो उत्पन्न खरपतवार होते हैं उनको बढ़ने से रोका जा सकता है? मीमेजीन, 2,4-D, टोक, E25, उपरोक्त सभी। तो जो धान में खरपतवार जो रोका जा सकता है वो सभी से रोका जा सकता है। 2,4-D से भी रोका जा सकता है, मीमेजीन से भी रोका जा सकता है, टोक E25 से भी खरपतवार को रोका जा सकता है। तो उपयोग सभी हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन, बुंदेला धान की औसत लंबाई कितनी होती है? जो बुंदेला धान होता है तो उसकी औसत लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर। तो बुंदेला धान की जो औसत लंबाई होती है वो होती है 113 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 113 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, टाइप 3 धान की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? जो टाइप 3 धान होता है तो उसकी उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो टाइप 3 धान की उपज होती है 20 कुंटल होती है, 25 कुंटल होती है, 30 कुंटल होती है, 35 कुंटल होती है। तो कितनी होती है? 20 कुंटल होती है। कितनी कुंटल होती है? 20 कुंटल होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन उर्वरक को प्रयुक्त करने से पहले मिलाना आवश्यक है? तो सोडियम नाइट्रेट और चना, बेसिक स्लेग और गोबर की खाद, पोटेशियम सल्फेट और सुपरफास्फेट, बेसिक स्लेग और सुपरफास्फेट। तो प्रयुक्त करने से पहले सबसे पहले मिलाना जो आवश्यक है वो है पोटेशियम सल्फेट और सुपरफास्फेट को। किसे? पोटेशियम सल्फेट और सुपरफास्फेट को मिलाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं की सोनालिका प्रजाति कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? तो गेहूं की जो सोनालिका प्रजाति है वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? 130, 144 दिन में, 150 दिन में, 160 दिन में। तो सोनालिका गेहूं की प्रजाति है वो 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गन्ने की दो पत्तियों के बीच कितना अंतर होता है? तो गन्ने की जो दो पत्तियां होती हैं उनके बीच कितना अंतर होता है? 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 125 सेंटीमीटर। तो गन्ने की दो पत्तियों के बीच का जो अंतर होता है वो 75 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, विश्व में अधिकतम गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो अधिकतम गन्ना उत्पादक देश है उसका क्या नाम है? क्यूबा, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील। तो विश्व में देखा जाए तो गन्ना उत्पादक का जो देश है सबसे बड़ा भारत है हमारा। कौन सा? भारत है। अगला क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कपास की खेती किस देश में की जाती है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है ना कि उत्पादन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कपास की खेती किस देश में की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से की जाती है सबसे ज्यादा भारत में की जाती है। कहाँ की जाती है? भारत में। अगला क्वेश्चन, पाला ना पड़ने वाले क्षेत्रों में कपास की फसल कितने दिन में तैयार होती है? पाला ना पड़ने वाले, जहाँ पाला नहीं पड़ता तो वहां के क्षेत्रों में कपास की फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? 7 महीनों में, 9 महीने में, 8 महीने में, 6 महीने में। तो जहाँ पाला नहीं पड़ता तो वहां की जो कपास की फसल होती है वो 8 महीने में तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बोनी गेहूं की बुवाई भूमि में कितनी गहराई पर करनी चाहिए? जो ड्रॉप बीट होता है, बोना गेहूं होता है, तो उसकी बुवाई भूमि में कितनी गहराई पर करनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो बोने गेहूं की बुवाई करनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, सरबती सुनारा पर कितने दिन में फूल आता है? जो सरबती सुनारा और जो वैरायटी है तो उस पर कितने दिन में फूल आता है? 51 दिन में, 71 दिन में, 60, 61 दिन में, 81 दिन में। तो कितने दिन में आता है? 71 दिन में आता है। अगला क्वेश्चन, बरसीम की IGFRIS 99 यानी IGFRIS 99 प्रजाति की खोज कहाँ से हुई? पंतनगर से हुई, रोहतक में हुई, नई दिल्ली में हुई, झांसी से हुई। तो जो बरसीम IGFRIS 99 वैरायटी, इसकी खोज जो हुई है वो झांसी से हुई है। कहाँ से? झांसी से हुई है। अगला क्वेश्चन, संकुल मक्का की प्रजाति निम्न में से कौन सी है? BL 45, गंगा सफेद, हिमालय 133, विक्रम। तो संकुल मक्का की जो प्रजाति है वो हमारी हो जाएगी विक्रम। कौन सी? विक्रम संकुल मक्का की प्रजाति है। आगे देखते हैं, बलदेव बाल्टी में 10 घंटे में क्षेत्रफल सिंचा जा सकता है। तो जो बलदेव बाल्टी होती है, जहाँ पर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है,
बलदेव बाल्टी में 10 घंटे में क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है कितना? 0.08 हेक्टेयर, 1.33 हेक्टेयर यानी 1.33 हेक्टेयर, 0.27 हेक्टेयर, 0.37 हेक्टेयर। तो कितनी की जा सकती है 10 घंटे में? तो 0.27 हेक्टेयर। कितनी? 0.27 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, बीजापुर में, कानपुर में, कटक उड़ीसा में। तो जो केंद्रीय धान अनुसंधान स्थित है वो कहाँ? कटक उड़ीसा में है हमारा। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, CRI। अगला क्वेश्चन, खेती नामक मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? जो खेती नामक मासिक पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नई दिल्ली से, पंतनगर से, कानपुर से, जबलपुर से। तो खेती नामक जो मासिक पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नई दिल्ली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से हुई थी। अगला क्वेश्चन, किसान भारती नामक पत्रिका, किसान भारती नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो किसान भारती कहाँ से प्रकाशित हुई थी? अंबाला से, कानपुर से, पंतनगर में या मेरठ से। तो किसान भारती जो पत्रिका हुई थी प्रकाशित वो पंतनगर से हुई थी। पंतनगर से किसान भारती हुई थी। नई दिल्ली से खेती नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, खाद्य पत्रिका किस संस्थान से प्रकाशित की गई थी? खाद्य पत्रिका, अब उसने पूछा है खाद्य पत्रिका। ICR नई दिल्ली, CSAUAT चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी ये कानपुर से, या फिर CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, या FCI नई दिल्ली फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। तो कहाँ से हुई थी? ICR से हुई थी, CCSU से हुई थी, CSAUAT से कानपुर से हुई थी, FCI से हुई थी। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा FCI। तो FCI से हुई थी खाद्य पत्रिका जो हुई थी प्रकाशित, वो FCI से हुई थी नई दिल्ली। दोस्तों इससे कन्फ्यूज नहीं होगा, ये पूछ लिया था कि किसान भारती नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो पंतनगर से हुई। खेती नामक तो नई दिल्ली से हुई। खाद्य पत्रिका पूछे तो FCI नई दिल्ली से हुई थी। अगला क्वेश्चन, कैल्साइट किसे कहते हैं? कैल्साइट किसे कहते हैं? विशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर को। तो कैल्साइट किसे कहते हैं? विशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? विशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन होती है? गोबर की खाद में कितने % नाइट्रोजन होती है? 2.5%, 1.5%, 3.5% या 0.5%। तो जो गोबर की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है वो 0.5% होती है। कितनी? 0.5% होती है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन होती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितनी % नाइट्रोजन होती है? 20%, 25%, 15%, 10%। तो जो नाइट्रोजन होती है वो 25% होती है। कितनी? 25% होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक फास्फोरस पाया जाता है? सर्वाधिक फास्फोरस किसमें पाया जाता है? खली में, हरी खाद में, हड्डी के चूरे में, कंपोस्ट खाद में। तो जो फास्फोरस पाया जाता है वो हड्डी के चूरे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेरिंग बोन प्रणाली उपयोग है। जो हेरिंग बोन प्रणाली उपयोगी है वो किसके लिए उपयोगी है? सिंचाई हेतु के लिए, बुवाई हेतु के लिए, बढ़ाई हेतु के लिए, जल निकास के लिए। तो हेरिंग बोन प्रणाली जो है वो जल निकास हेतु के लिए उपयोग है। इसलिए जल निकास हेतु के लिए हेरिंग बोन प्रणाली उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, लोक विज्ञान मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? लोक विज्ञान मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मेरठ से होती है, जयपुर से होती है, उदयपुर से होती है, जोधपुर से होती है। तो जो लोक विज्ञान मासिक पत्रिका है वो उदयपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से? उदयपुर से होती है। अगला क्वेश्चन, भारी मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, भारी मिट्टी उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसमें कृषि यंत्र चलाने में कठिनाई हो, जल जल्दी सूख जाए, मोटे व बड़े ढेले हों, प्रति वर्ग मीटर भार अधिक हो। तो किसे कहते हैं भारी मिट्टी? भारी मिट्टी उससे कहते हैं कृषि यंत्र चलाने में कठिनाई हो। जहाँ कृषि यंत्र चलाने में कठिनाई होती है वही भारी मिट्टी उसी को कहते हैं जिसमें। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी किस राज्य में अधिक है? तो काली मिट्टी किस राज्य में अधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। जो काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उर्वरक को घोल बनाकर छिड़का जाता है? निम्नलिखित में से किस उर्वरक को घोल बनाकर छिड़का जाता है? घोल बनाकर अमोनियम सल्फेट को, रॉक फास्फेट को, उपयुक्त में से कोई नहीं, यूरिया। तो यूरिया को हम घोल बनाकर छिड़क सकते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अच्छी खाद प्राप्त होती है? अच्छी खाद हमें किससे प्राप्त होती है? मक्का से, ज्वार से, सनई से, मटर से। तो ना तो हमारा मक्का, ज्वार ये तो सब सीरियल क्रॉप आ जाती हैं, तो हमारा क्या होगा इसमें? सनई होगा। सनई से हमें हरी खाद प्राप्त होती है। सनई, ढैंचा है, लोबिया, तो ये जो दलहनी कुल की होती हैं उससे हमें ये प्रयोग करते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल की। उसके लिए हरी खाद के लिए हम फसलों को प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खाद लवणीय भूमि के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सी खाद लवणीय भूमि के लिए उपयोगी नहीं है? सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कौन सी उपयोगी नहीं है लवणीय भूमि के लिए? तो सोडियम नाइट्रेट उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय भूमि में किस खाद का प्रयोग हानिकारक है? अम्लीय भूमि में किस खाद का प्रयोग हानिकारक है? तो हरी खाद का, यूरिया का, अमोनियम सल्फेट का, गोबर की खाद का। तो अम्लीय भूमि में जो सबसे ज्यादा हानिकारक किस खाद का है? अमोनियम सल्फेट का। किसका? अमोनियम सल्फेट का जो प्रयोग है वो अम्लीय भूमि में हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की भूमि को भौगोलिक बनावट व गुणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट व गुण, तो उनके आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भौगोलिक बनावट और गुणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 7 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 4 भागों में। तो कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र से क्या लाभ है? फसल चक्र से क्या लाभ है? भूमि और समय को समुचित उपयोग करना, भूमि और समय का समुचित उपयोग करना, भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि, अधिक उत्पादन, या सभी। तो फसल चक्र से हमें ये सभी प्राप्त होते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सभी। ठीक है। अधिक उत्पादन भी होता है, उर्वरक शक्ति बनी रहती है, भूमि और समय दोनों का समुचित उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये सब फसल चक्र में हमारे लाभ होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्ण खाद कौन सी है? पूर्ण खाद कौन सी है? यूरिया, डीएपी, हरी खाद, गोबर की खाद। तो पूर्ण खाद कौन सी है? तो हमारी ये हो जाएगी गोबर की खाद। ना तो यूरिया होगी, ना हरी खाद है, ना डीएपी, गोबर खाद। तो गोबर खाद में सभी चीज, फास्फोरस भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, पोटास भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज पाई जाती है। तो इसलिए हमारी गोबर की खाद है वो पूर्ण खाद है। जहां तक इसमें मात्रा है, 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.2% फास्फोरस पाई जाती है और 0.5% पोटास पाई जाती है गोबर की खाद में, इसलिए संपूर्ण खाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट में कितनी % नाइट्रोजन होती है? सोडियम नाइट्रेट में कितनी % नाइट्रोजन होती है? 24% होती है, 18% होती है, 16% होती है, 20% होती है। तो कितने % होती है? 16% होती है। 16% होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूमि शोधक है? निम्न में से कौन भूमि शोधक है? यूरिया, चना, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो भूमि शोधक कौन सा है? चना हो जाएगा, चूना हो जाएगा हमारा। चना नहीं, चूना है, चूना। यूरिया, चूना, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो चूना हो जाएगा हमारा भूमि शोधक। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व पौधों को भूमि से प्राप्त होता है? तो कौन सा आवश्यक तत्व है जो पौधों को भूमि से प्राप्त होता है? कौन सा आवश्यक तत्व है जो पौधों को भूमि से प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? भूमि से। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो कौन सा हमारा हो जाएगा पोषक तत्व? तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो भूमि से पौधों को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं की प्रजाति बताइए। अंकुर, प्रसाद, क्रांति, प्रताप। तो जो गेहूं की प्रजाति वो प्रताप है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % होती है? गेहूं की प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने % होती है? तो जो गेहूं की प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है कितने % होती है? 15, 17, 16, 18। तो कितने % होती है? 16% होती है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के खेत में 2,40 छिड़कने का सही समय क्या है? गेहूं के खेत में 2,40 छिड़कने का सही समय क्या है? बोने के 1 महीने बाद, बोने के 2 महीने बाद, बोने के 3 महीने बाद, बोने के समय। तो जो सही समय क्या है? बोने के 1 महीने बाद 2,40 का छिड़काव गेहूं में करना चाहिए। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिंदु है, इस फैक्ट भी कह सकते हो। रेतीले अंश का मुख्य गठन है। तो जो रेतीले अंश का मुख्य गठन है वो क्या? क्वार्टज है। क्या है? क्वार्टज है। अगला है, पृथ्वी की पटल यानी क्रस्ट। पृथ्वी की पटल यानी क्रस्ट पर सबसे प्रमुख खनिज है। तो पृथ्वी की पटल पर या क्रस्ट पर सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है? तो फेल्ड स्पार है। फेल्ड स्पार जिसकी
48% मात्रा होती है। कितनी प्रतिशत मात्रा? 48% होती है। अगला है, कौन सी दलहनी फसल वातावरण में नाइट्रोजन का फिक्सिंग नहीं करती है? तो कौन सी फसल यानी नाइट्रोजन में जो दलहनी फसल, अधिकतर दलहनी फसल फिक्सिंग करती है, नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करती है, और कौन सी फसल नहीं करती है? तो वो हमारी होगी राजमा। तो राजमा जो होती है वो नाइट्रोजन का फिक्सीकरण नहीं करती है वातावरण में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्व में सबसे ज्यादा कमी किसकी पाई जाती है? तो जो भारतीय मृदा होती है वहां में पोषक तत्व की कौन से पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा कमी आती है? वो है नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की। अगला क्वेश्चन, जबकि अधिकांश भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की ज्यादा कमी पाई जाती है? सबसे ज्यादा किस सूक्ष्म पोषक तत्व? इसमें क्या मुख्य पोषक तत्व पूछा था, अब इसमें पूछा सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, वो होती है जिंक की। ये आपका आरपीएससी में पूछा गया 2012 में कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन सा पोषक तत्व जिसकी अधिक कमी पाई जाती है? वो जिंक की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला निर्मित उर्वरक है। भारत में पहला निर्मित उर्वरक कौन सा? तो एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर जो फास्फेट है भारत में पहला निर्मित उर्वरक है। आगे, आईसीआर द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण कितने समूह में किया गया? तो आईसीआर के द्वारा जो मिट्टी का वर्गीकरण वो कितने समूह में किया गया? तो वो 8 समूह में किया गया। आईसीआर के द्वारा मिट्टी का कितने समूह में वर्गीकरण किया गया? तो 8 समूह में किया गया है। अगला, पौधों पर रबड़ता व प्रतिकूल प्रभाव किस कारण होता है? पौधों पर रबड़ता व प्रतिकूल का प्रभाव किस कारण होता है? तो ये ऑस्मोटिक दबाव के कारण होता है। किसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर से बोलते हैं, ऑस्मोटिक दबाव के कारण होता है पौधों पर रबड़ता और प्रतिकूल का प्रभाव। अगला, एपिकल कली बड, एपिकल कली या बड का प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है? तो एपिकल कली या बड का जो प्रभुत्व होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? वो ऑक्सीजन के कारण होता है। किस कारण? ऑक्सीजन का कारण होता है। जो फसलें नाइट्रोजन और अमोनियम जो फसलें नाइट्रोजन को अमोनी रूप में सीधी अवशोषित नहीं करती वे कौन सी हैं? कौन सी फसलें हैं जो नाइट्रोजन को सीधे अमोनियम रूप में अवशोषित नहीं करती? वो कौन सी फसल है? धान और आलू। तो धान और आलू है वो नाइट्रोजन को सीधे अमोनियम रूप में अवशोषित नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन, धान में अमोनियम उर्वरक को खेत में कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? तो धान में अमोनियम उर्वरक है, अमोनियम उर्वरक को खेत के कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? तो मृदा का रिड्यूस जोन, जहां मृदा का रिड्यूस जोन हो वहां पर हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। जहां मृदा का रिड्यूस जोन हो वहां पर हमें धान में अमोनियम उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, उसी क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। अगला, सामान्यतः धान के खेत में नाइट्रेट उर्वरक काम में नहीं लेते हैं। यदि नाइट्रेट उर्वरक को धान की फसल में देना पड़े तो मिट्टी के किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामान्यतः जो नाइट्रेट उर्वरक होता है वो धान की फसल में काम नहीं लेते। अगर हम उसे दिया जाना चाहिए तो कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? तो ऑक्सीकृत क्षेत्र में, ऑक्सीडाइज जो जोन होता है वहां पर हमें ये देना चाहिए नाइट्रेट उर्वरक। वैसे नहीं देते हैं, अगर दिया जाना चाहिए तो कहाँ देना चाहिए? ऑक्सीकृत क्षेत्र में देना चाहिए, ऑक्सीडाइज जोन में। अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत क्या है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो NO3। तो NO3 के रूप में पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः करते हैं। आगे, वर्ष 2015 से विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? दबाव की है। किसकी है? दबाव की पास्कल इकाई है। आगे, मिट्टी की सबसे छोटी मात्रा 1 से 10 मीटर स्क्वायर को कहा जाता है। तो पेडोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोन कहा जाता है। मिट्टी की सबसे छोटी मात्रा 1 से 10 मीटर स्क्वायर है तो उसे पेडोन कहा जाता है। अगला, मिट्टी में गैसों का अधिकांश विनिमय निम्न के कारण होता है। तो प्रसार, जिससे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। मिट्टी में गैसों का अधिकांश विनिमय निम्न कारण से होता है, तो डिफ्यूजन के कारण से होता है। अगला, कार्बनिक पदार्थ के डालने से मृदा का स्थूल घनत्व घटता है या बढ़ता है? तो कार्बनिक पदार्थ डालने से मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है वो घटता है। अगर कार्बनिक पदार्थ हम मृदा में डालेंगे तो उसका स्थूल घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। अगला, वो लाल मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है। लाल मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज कौन सा? तो केओलिनाइट। केओलिनाइट जो होता है वो लाल मिट्टी का प्रमुख खनिज होता है। केओलिनाइट के कारण ही लाल मिट्टी जो मिट्टी होती है वो लाल मिट्टी दिखती है, तो इसका ही प्रमुख खनिज है। अगला क्वेश्चन, लाल रंग की मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किस कारण होती है? जो लाल रंग की मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किस कारण होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण होती है लाल मिट्टी
लाल मिट्टी में लाल रंग की जो वस्तु होती है आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं, थोड़े बच्चे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, बस लास्ट है ये। देश में प्रथम कीट वैज्ञानिक एंटमोलॉजिस्ट नियोले डी निस्बेल्ली को नियुक्त किया गया था। तो कब जो पहले एंटमोलॉजिस्ट थे नियोले डी निस्बेल्ली, उन्हें कब नियुक्त किया गया था? तो 1901 में एंटमोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया था। अगला डेनियल हैमिल्टन द्वारा आदर्श ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना कब शुरू की गई थी? तो डेनियल हैमिल्टन द्वारा आदर्श ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना कब शुरू की गई थी? 1903 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1903 में शुरू की गई थी। अगला पूसा बिहार में इंपीरियल पूसा बिहार, जो पूसा पहले बिहार था, इंपीरियल अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना की, लेकिन 1934 में गंभीर भूकंप एवं बाढ़ आने के बाद इसे 1936 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, जो इंपीरियल जो IARI है तो उसकी स्थापना 1905 में हुई थी, लेकिन 1934 में गंभीर रूप से जब भूकंप आ गया तो उसे 1936 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ? पूसा। पहले पूसा बिहार में था, अब ये इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला देखते हैं, संवैधानिक सुधारों ने कृषि को राज्यों का विषय बनाया गया। तो कब बनाया गया था? 1919 में बनाया गया था। अगला FL ब्रेन द्वारा गुड़गांव परियोजना शुरू की। तो FL ब्रेन द्वारा जो गुड़गांव योजना शुरू की थी वो कब की गई थी? 1920 में की गई थी। FL ब्रेन द्वारा गुड़गांव परियोजना 1920 में शुरू की गई थी। अगला श्री निकेतन प्रोजेक्ट RN टैगोर द्वारा शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? RN रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1921 में शुरू किया गया था। RN रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1921 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्पेंसर हैच द्वारा मार्टेडम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। वो कब किया गया था? 1921 में ये भी किया गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं देखते हैं कि सेवाग्राम प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। तो ये 1921 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1921 में सेवाग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगला पॉइंट, भारत में पहली फसल कमेटी भारतीय केंद्रीय कपास समिति का गठन ICCC का गठन कब हुआ था? ये भी 1921 में हुआ था। भारत में जो पहली फसल कमेटी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगला पॉइंट, लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में कृषि पर रॉयल आयोग की नियुक्ति हुई। तो कब हुई थी? कृषि पर जो रॉयल आयोग RCA की जो नियुक्ति हुई वो कब हुई थी? 1926 में की गई थी। कब की थी? 1926 में की गई थी। रॉयल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? रॉयल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कब की गई थी? 1928 में की गई थी। इंपीरियल ऑफ इंडियन कृषि अनुसंधान ICAR की स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी। ICAR की स्थापना आप सभी को पता है कि 16 जुलाई 1929 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, भारतीय केंद्रीय लाख समिति का गठन कब हुआ था? भारतीय केंद्रीय लाख समिति ICLC का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। भारतीय केंद्रीय जूट समिति का गठन कब हुआ था? भारतीय केंद्रीय जूट समिति 1936 में हुआ था। लाख का 31 में हुआ था, जूट का 36 में हुआ था। अगला पॉइंट, मासिक पत्रिका इंडियन फार्मिंग की शुरुआत इंपीरियल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नई दिल्ली द्वारा की गई थी। तो वो कब की गई थी? 1940 में की गई थी। इंडियन फार्मिंग की शुरुआत, मासिक पत्रिका इंडियन फार्मिंग की शुरुआत ICAR के द्वारा की गई थी। वो कब की गई थी? 1940 में की गई थी। ठीक है, आगे खाद्य विभाग बनाया गया था। खाद्य विभाग कब बनाया गया था? 1942 में बनाया गया था। अधिक खाद उगाओ ग्रो मोर फूड अभियान चलाया गया था। तो कब? 1942 में चलाया गया था। ग्रो मोर फूड, अधिक खाद उगाओ, तो यह अभियान 1942 में चलाया गया था। अगला पॉइंट, ग्रेट बंगाल अकाल की घटना धान की फसल में हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा नामक फफूंद द्वारा पत्ती धब्बा रोग के कारण जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? तो 1943 में पड़ा था। ये ग्रेट बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता, जो धान की फसल इसने पूरी बर्बाद कर दी थी। इसमें लोगों की काफ़ी जान भी गई थी, लोग
भूखे मरने लगे थे। खाली भुखमरी, बहुत बड़ी भुखमरी फैल गई थी जब ये फफूंद नामक रोग आया। एलिमेंटोस्पोरियम और राइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बंगाल अकाल की घटना कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी। पूछ लिया जाता था कौन से फफूंद से हुई थी, तो एलिमेंथोस्पोरियम हेलिमेंथोस्पोरियम और राइजा नामक फफूंद से हुई थी, जिसे पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं। आगे, भारतीय केंद्रीय गन्ना कमेटी का गठन कब हुआ, 1944 में हुआ था। भारतीय केंद्रीय नारियल समिति का गठन कब हुआ, 1945 में हुआ था। भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति का गठन कब हुआ, 1945 में हुआ था। नारियल का भी 45 में हुआ, तंबाकू का भी 45 में हुआ था, गन्ना का 40 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण सेवा इंडियन ब्लीच सर्विस स्थापित A.T. मेसोर और B.N. गुप्ता के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1945 में की गई थी। पादप संरक्षण संगरोधन एवं भंडारण निदेशालय DPPQ&S फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया था। वो कब किया गया था, 1946 में किया गया था। ये देखो आपके RPSC एवं में पूछा हुआ 2009 में कि पादप संरक्षण क्वारंटाइन प्लांट, जहाँ प्लांट क्वारंटाइन होते हैं तो वहाँ कब पादप संरक्षण संगरोधन एवं भंडारण निदेशालय फरीदाबाद में है, जो कि स्थापना इसकी 1940 में हुई थी। अगला, केंद्रीय चावल अनुसंधान CRRI केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, ये 1946 में हुआ था। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कटक उड़ीसा 1946 में हुई थी। तो दोस्तों ये आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आए, अच्छे लगे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं ये। तो अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से इन्हें याद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।